गरीब भाभी अमीर देवर। राजेश खेत में काम कर रहा था, तभी शाम ढलता देखकर वो घर चला आता है, जहाँ 10 साल का अनुज दरवाजे पर बैठा रो रहा होता है। अरे आ गया तू राजेश बेटा, तेरा भाई कब से रोए जा रहा है। तू तो सुबह सुबह खेत पर चला जाता है, बेचारा बच्चा सारे दिन अकेले रहता है। तो मैं और क्या करूं मनोरमा मौसी, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अपने भाई का पेट कैसे भरूंगा। देख राजेश बेटा, अब तू ब्याह कर ले, बहू आएगी तो तेरा घर संभाल लेगी और अनुज भी अकेला नहीं पड़ेगा। राजेश को मनोरमा की बात ठीक लगती है और कुछ ही दिन में वो गौरी से शादी करके उसे घर ले आता है। गौरी को देखकर अनुज का मासूम सा मुरझाया चेहरा खुशी से खिल गया। गौरी, ये मेरा छोटा भाई है अनुज, ये तुम्हारी भाभी है अनुज। मैं जानता हूँ भैया, आप दोनों बस यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अनुज जल्दी से आरती की थाली लाकर अपनी भाभी गौरी की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराता है। अंदर आ जाइए भाभी। उस रात अनुज के सो जाने के बाद राजेश गौरी से कहता है, गौरी, अनुज मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। अनुज सिर्फ 6 महीने का था जब माँ मर गई। मैंने अक्सर अनुज को माँ के आंचल की छांव के लिए छछनते देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भाभी बनकर नहीं बल्कि एक माँ की तरह अनुज का ख्याल रखो। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देवर जी को माँ जी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगली सुबह गौरी अनुज का स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अपने देवर की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती। इसी तरह समय ढलता गया। गौरी अपने देवर की खुशियों भरी जिंदगी की वजह बन चुकी थी। हर रोज की तरह जब शाम को राजेश थका हारा घर आता, तभी अनुज कहता, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है। ठीक है देवर जी, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही गौरी खाने की थाली अपने देवर के आगे परोसती है, तभी अनुज थाली को दूर करके कहता है, ये क्या भाभी, आज भी रोटी और फली की सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खोए वाली खीर खानी है। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। गौरी जल्दी से पैसे निकालकर बनिए से दूध चावल मेवा लाकर खीर बनाकर अपने देवर को खिला देती है। तभी राजेश कहता है, गौरी, वो पैसे तो तुमने अपनी चूड़ियों बालियों के लिए बचा कर रखे थे ना? अजी आपने देखा नहीं, खीर खाकर देवर जी कितने खुश हो गए, मेरा क्या है। गौरी अक्सर अपने देवर की मुस्कान के लिए अपनी ख्वाहिश हंसकर न्योछावर कर जाती। दिन गुजरता गया, देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और अनुज के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। भाभी भैया, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास से। भगवान करे तुम्हारी मुस्कान को किसी की नजर ना लगे। क्या बात है देवर जी, अचानक से किस सोच में डूब गए? भाभी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना चाहता हूँ, मगर क्या छोटे भैया, विदेश जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आएगा। 5 लाख? खेत बेचकर भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। देवर जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, आपकी भाभी है ना। अजी आप मेरे साथ आइए। ये क्या है गौरी? अजी ये मेरी शादी के गहने हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, इसे बेचकर देवर जी के जाने का इंतजाम कर दीजिए। अनुज के विदेश जाने के लिए जहां गौरी अपने जेवर, तो वहीं राजेश लाला से अपना खेत बेच देता है। देख राजेश, मैं तेरे खेत के लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है लाला, ये रहे खेत के कागज। राजेश की गरीबी का फायदा उठाकर लालची लाला अनाज उपजने वाला खेत सस्ते में खरीद लेता है, जिसके बाद अनुज अपने भैया भाभी को झूठी आस दिखाकर विदेश चला जाता है। जबकि सच तो ये था कि अनुज अपने गरीब भाभी और भैया से दूर विदेश में अमीर जिंदगी जीने आया था। वहाँ अनुज की मुलाकात स्वाति से होती है। स्वाति की सुंदरता अनुज के मन में घर कर जाती है। दोनों में दोस्ती से शुरुआत प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करके अमीरी में जिंदगी बिताने लगते हैं। वहीं गौरी और राजेश के दिन रात गरीबी में कटने लगते हैं। अजी आप ठीक तो हैं? हे भगवान, आपको तो बुखार है। ये लीजिए दवाई खा लीजिए। भूखे पेट दवाइयाँ भी क्या असर करेंगी। घर की बिगड़ती हालत देखकर गरीब गौरी कड़ी धूप में काम की तलाश में भूखी प्यासी भटकती है, जहां आखिर में उसे ईंट की भट्टी पर काम मिलता है। गौरी दिन भर भरी गर्मी में ईंट ढोती रही और शाम को 50 रुपए लेकर घर आकर चावल बनाकर राजेश को खिलाती है और खुद भूखे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका अमीर देवर स्वाति के साथ 7 स्टार होटल में खाना खाता और महंगे शौक पर खूब खर्च करता। वहीं गौरी रोज यही सोचती कि एक दिन उसका अमीर देवर लौट कर आएगा और उनके दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। मगर सच तो ये था कि अनुज ने अपने गरीब भैया भाभी और उनके उपकारों को भुला दिया था। एक दिन स्वाति कहती है, अनुज
तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि इंडिया में तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। अरे क्या फर्क पड़ता है स्वाति, मेरे लिए मेरी फैमिली तुम हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, यही बहुत है। नो अनुज, इट्स नॉट ट्रुथ। विदेश में आकर हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, मगर हम हिंदुस्तानी हैं। हम फॉरेन में रहकर जरूर रहे हैं, मगर हमारी फैमिली इंडिया में है। इस बार हम इंडिया चलेंगे। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। अगले ही दिन अनुज स्वाति के साथ फ्लाइट से इंडिया आता है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी गरीब भाभी के चौखट के आगे रुकती है और जैसे ही गाड़ी के दरवाजे के अंदर से सूट बूट पहने अमीर देवर बाहर आता है, उसे देखकर गरीब भाभी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। देवर जी, आप आ गए। कितनी देर लगा दी आने में। आइए अंदर चलिए। गरीबी और भुखमरी की मार झेलकर गौरी का चेहरा एकदम मुरझा चुका था। उसकी दुबली हालत देखकर उसके अमीर देवर की आंखें भी नम हो जाती हैं। इसके बाद स्वाति और अनुज घर के अंदर आते हैं। उस घर में घिरी घनघोर गरीबी घर की टूटी फूटी हालत से साफ झलक रही थी, जहां मिट्टी का एक चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और रस्सी पर कुछ फटे चिटे कपड़े टंगे थे। देवर जी, देवरानी जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। गौरी चूल्हा फूंक फूंक कर चाय बनाने लगती है। तभी वह खांसने लगती है। ये देखकर स्वाति कहती है, लाइए गौरी भाभी, चाय मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, तुम इस घर की मेहमान हो, तुम बैठो। गौरी लाल चाय बनाकर अपनी देवरानी और अपने अमीर देवर को देते हुए कहती है, माफ करना देवर जी, वो दुकान बंद है इसलिए दूध नहीं मिलता, इसलिए मैंने लाल चाय बना दी। गरीबी से जूझती गरीब भाभी के मुंह से कहा गया झूठ उसकी आंखों में भरे आंसू में साफ झलक रहा था। तभी राजेश घर के अंदर आता है। उसके हाथों में थोड़ा सा राशन होता है। राजेश की आंखों के आगे वो दुख भरे दिन झांकने लगते हैं, जिन्हें छोटे भाई का भविष्य बनाने के लिए उन्हें एक बड़े समय तक झेलना पड़ा। अनुज, तू हम गरीबों के घर अब क्या लेने आया है? अरे जा अपनी अमीर दुनिया में खुश रह। जा मेरे भाई, अब तेरा उठना बैठना अमीर लोगों में होता है। हम गरीबों के घर आकर तेरी इज्जत न घट जाए। गौरी, कहो इसे जाने को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देवर जी आपके भाई हैं। अरे गौरी, ये मेरा भाई होता तो विदेश जाने के बाद एक बात पूछता तो सही कि हम कैसे हैं। तुम्हारा अमीर देवर तो बस ये देखने आया है कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। बड़ा आदमी बन गया है ये। अब इसे तुम्हारे उपकार याद नहीं कि कैसे तुमने भूखा रहकर इसे खिलाया, अपनी रातों की नींद गवा कर इसे सुलाया, और इसके सपने पूरे करने के लिए आज तक हम गरीब रह गए। इतना सब सुनकर अनुज अपने भाई राजेश और गौरी के पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, भैया भैया, आपने छोटे भाई को माफ कर दो। भाभी, अपने देवर को माफ कर दो। मैं अमीरों की भीड़ में खो गया था और इसलिए मैं देख नहीं सका कि आपने और भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। भैया भाभी, अनुज को माफ कर दीजिए, इसे एक मौका दीजिए, हम यहीं रहेंगे एक साथ। देवर जी चुप हो जाइए। आपकी भाभी माँ आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप लौट आए हैं, इतना ही बहुत है। भाभी, बहुत भूख लगी है, अपने देवर को अपने हाथों से खाना खिलाओ। गौरी जल्दी से खाने के बर्तनों में देखती है जहाँ दाल चावल था। गरीब भाभी आंसुओं से भरकर अपने अमीर देवर को दाल चावल खिलाती है। उस वक्त अनुज के चेहरे पर वो संतुष्टि थी जिसका एहसास अमीरों के खाने की थाली ने खो दिया था। कहाँ तो हमें उस शख्स की हमेशा कदर करनी चाहिए जिनका हाथ हमारी जिंदगी को संवारने में लगा हो। फिर क्यों इंसान की फितरत उसे अमीर होने के बाद बदल कर रख देती है। चांदनी अपने पिता बनवारी के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसका पिता बनवारी बहुत ही गरीब था। एक शाम जब बनवारी थका हारा घर आया तो चांदनी ने कहा, बापू आप आ गए, पर ये क्या, आपकी हथेली और कंधे कैसे छिले हुए हैं? आज आप फिर इतनी गर्मी में ईंट भट्टी पर काम करने गए थे? तो मैं क्या करता, बेटी सभी के खेतों की फसल कट चुकी है, इसलिए खेतों में कोई काम न बचा है। तू ही बता, मैं भट्टी पर ईंट नहीं ढोता, कैसे मिटती हम गरीबों की भूख। ऐसा कहते हुए गरीब बनवारी फूट फूट कर रोने लगा। अपने पिता को ऐसे रोता देखकर चांदनी की आंखों में भी आंसू भर आए। चुप हो जाओ बापू और खाना खा लो। इसके बाद चांदनी अपने पिता के घाव को साफ करके उसके आगे खाने की थाली परोस देती है। रोज की तरह आज भी चांदनी की बनाई रोटियां जली हुई थीं, मगर ये सोचकर बनवारी अपनी बेटी की बनाई जली कच्ची रोटियां खा लेता था।
क्योंकि चांदनी ने होश भी नहीं संभाला था कि उसकी माँ की मौत हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता गया। तभी एक दिन राजीव नाम का एक आदमी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए उस गांव में आया और चांदनी की सादगी राजीव के मन में घर कर गई। और फिर जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना बाबू साहब, चांदनी बिटिया चाय नाश्ता ले आओ। चांदनी जल्दी से चूल्हे पर चाय बनाकर उन्हें ला कर देती है। चाय पीकर राजीव बनवारी के सामने अपने दिल की बात रखता है। बाबूजी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मगर बाबू साहब, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो समझ सकते हैं, एक गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर जो कमाता है वो हर दिन की भूख मिटाने में ही खत्म हो जाता है। बाबूजी, आप बस चांदनी को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़े ही साधारण तरीके से राजीव और चांदनी की शादी हो जाती है। अपनी बेटी को विदा करते हुए बनवारी कहता है, राजीव बाबू, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ गरीब बाप की बेटी की डोली भी उठेगी। आज से मेरी बेटी आपकी अमानत हुई, इसका ध्यान रखना बेटा। इसके बाद राजीव अपनी पत्नी चांदनी को लेकर शहर चला आता है। राजीव मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, ये चांदनी है। माँ मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर शीला झूठा ढोंग करते हुए बोली, मेरी प्यारी बहू, तू खड़ी क्यों है, अंदर आ। माँ मुझे तो लगा था आप मुझसे गुस्सा होंगी, मगर आपने चांदनी को अपना लिया। अरे मेरे लाल, तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है, अंदर आ जा। ऐसे ही दिन बीतते गए और राजीव के घर पर ना रहने पर शीला अपनी बहू पर जुल्म ढाने लगी और उसे हर छोटी बड़ी बात पर गरीब की बेटी कहकर कोसा करती। माँ मुझे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ेगा, आप अपना और चांदनी का ख्याल रखना। राजीव के जाते ही शीला रसोई के अच्छे बर्तन को अपने कमरे में रखे बक्से में बंद कर देती है और चंद टूटे फूटे बर्तनों के साथ टूटा फूटा चकला बेलन रसोई में रख देती है। अब मजा आएगा जब मेरी बहू रानी इन टूटे फूटे बर्तनों को मांजेगी तो उसके हाथ का कट कट कर कचुम्बर बन जाएगा और इस चकले बेलन पर गोल रोटी भी नहीं बनेगा। तब मैं इसे बहाने से घर से निकाल फेंकूंगी और अपने राजीव की शादी बड़े घर की बेटी से कराऊंगी। उसी शाम, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये पकड़ भिंडी, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना और साथ में फुलके सेक देना। अगर आज रोटी जली तो तेरी खाल खींच लूंगी। सास की धमकी सुनकर चांदनी रसोई में जाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। सब्जी तो बन गई, अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। चांदनी जैसे ही घिसे हुए चकले बेलन पर रोटी बेलती है तो उसकी कोई भी रोटी गोल नहीं बनती। इतने में उसकी सास आवाज लगाती है, बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, अरे ओ गरीब की बेटी, रोटी बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? अरे भूख मर जाएगी तब खाना लाएगी क्या? बस लाई माँ जी। चांदनी जल्दी से थाली में खाना लाकर अपनी सास के सामने परोसती है। तभी शीला थाली से एक रोटी उठाकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। क्यों रे करम जल्ली कामचोर, ये कैसी आड़ी टेढ़ी कोयले जैसी रोटियां बनाई हैं तूने? अरे आटा क्या मुफ्त का आ रहा है मरजानी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी, वो चकले का पाया ही टूटा हुआ है और नया चकला बेलन आपने बंद कर दिया है। ऐसे ही दिन ढलता गया। शीला हर रोज रोटियों के पीछे अपनी बहू को भला बुरा सुनाया करती। शीला बेचारी बहू को बेलन से मार मार कर घर से निकाल देती है। रुक जाइए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मेरे बापू ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की है, अब यही मेरा घर है, यहाँ से आखिर में कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर, क्योंकि तुझ जैसी निखट्टी निगोड़ी बहू को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, चल भाग। चांदनी रोते हुए वहां से चली जाती है और तभी उसे रास्ते के बीच एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो चकला बेलन बेच रही होती है। बेटी चकला बेलन ले लो, बहुत ही सस्ता है। माफ करना अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटी मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये जादुई चकला बेलन है जो तुम्हारी परेशानी मिटाएगा, अब ले लो। मगर अम्मा, ये चकला बेलन तो बाकी के चकला बेलन जैसा ही है, फिर ये जादुई कैसे हो सकता है? बताती हूँ, ऐ मेरे जादुई चकला बेलन, अपना कमाल दिखाओ। उस मायावी अम्मा के इतना कहते ही जादुई चकला बेलन के अंदर से
वैसे ही हूबहू चकला बेलन निकलने लगे, जिसे देखकर बहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और चांदनी का टूटा मन एक उम्मीद से भर उठा। साथ ही उसका उदास चेहरा खुशी से खिल उठा और वह जादुई चकला बेलन लेकर घर चली आई। तू फिर चली आई यहाँ पर, कितनी बेशरम है तू। माँ जी मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थोड़ी देर में शाम ढल गई और शीला ने रोज की तरह चांदनी को रोटी बनाने को बोला। ए मेरे जादुई चकला बेलन, क्या तुम मेरे लिए गोल रोटियां बना सकते हो? बहू के बोलते ही जादुई चकला बेलन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी उभर उठी और बेलन अपने आप चकले पर चलने लगा और देखते ही देखते गोल रोटियां बन गई, जिसके बाद चांदनी खुश होकर बोली, अरे वाह, सचमुच जादुई चमत्कारी चकला बेलन है, कितनी गोल गोल रोटी बना रहा है। आज तो माँ जी ये गोल रोटी खाकर खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद चांदनी ने अपनी सास को बनी हुई गोल रोटियां परोसा, जिसे खाकर शीला ने अपनी बहू को खूब सराहा। अरे वाह बहू रानी, आज तो तूने एकदम फूली हुई सुंदर गोल रोटियां बनाई है और इनके अंदर एक अलग ही मिठास भरी है। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि चकला बेलन में है। कल तक चांदनी को यही डर खाए जा रहा था कि कहीं उसकी एक रोटी बनाने की कमी के कारण उसका घर बसने से पहले ही ना टूट जाए, मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। जादुई चकला बेलन पर बनी रोटियों ने अपना असर दिखाया, जिसके बाद सास की कड़वाहट प्यार में बदल गई। थोड़े ही दिनों में राजीव भी वापस लौट आया। अजी आ गए आप? बहुत भूख लगी है चांदनी, जल्दी से खाना लगा दो। चांदनी राजीव को खाना लाकर देती है। तभी राजीव का परेशान चेहरा देखकर चांदनी पूछती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं चांदनी, इस बार मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए गया था वहां पर चमन भी मेरे साथ गया था। पता नहीं उसने सर के आगे क्या झूठी बातें बताई, मेरी नौकरी चली गई। अब घर कैसे चलेगा? अजी आप चिंता मत करो, घर चलाने का हल इसी घर में है। इसके बाद चांदनी जादुई चकला बेलन के पास आकर उससे बोलती है, ऐ मेरे जादुई चकला बेलन, हमारे घर में गरीबी छा गई है, हमारी मदद करो। चांदनी के एक बार फिर ऐसा बोलते ही जादुई चकला बेलन बड़ी सुनहरी चमक से भर गया और अपने अंदर से ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के बरसाने लगा, जिसे देखकर चांदनी की सास और पति दोनों चौंक उठे। अरे वाह, ये जादुई चकला बेलन तो खरा खजाना है जो अपने अंदर से सोना और पैसा देता है। राजीव, इन सारे सोने के सिक्कों को बेच दो और इन पैसों से अपना खुद का काम शुरू करो, क्योंकि अपना काम किसी के चाकरी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। राजीव ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी फैक्ट्री शुरू की ताकि वह गरीबों के खातिर रोजगार के रास्ते खोल सके। वहीं जब कभी चांदनी की चौखट पर कोई भी आता तो वह अपने जादुई चकला बेलन से बढ़ चढ़कर गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। आखिर एक दूसरे के दुख में काम आना ही तो असली इंसानियत है।